हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सिक्कर। और अपन ने चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट कर दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्या क्या होता है। यानी कि चार्ज जब चलना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो फ्लो होना शुरू हो जाती है, उस टाइम पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं वो चीज़ अपन ने देखी थी। उसमें अपन ने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देख लिया था, जिसने बताया था कि वास्तव में जब करंट फ्लो होती है तो उस वायर के चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये अपन को ओरेस्टेड ने बता दिया था। फिर अपन ने कुछ लॉज देख लिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लॉज अपने पास में क्या क्या थे। उसके बाद में अपन ने फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लॉज अपन ने देख लिए थे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लिया था, क्लॉक रूल देख लिया था, एम्पियर सेमिंग रूल देख लिया था, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल देख लिया था। कई तरह के रूल्स अपन ने देखे थे डायरेक्शंस को निकालने के लिए, ठीक है। फिर मैंने उस टाइम पे बताया भी था कि पूरे चैप्टर में जो है वो डायरेक्शन का ही खेल है। तो डायरेक्शन अपन को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और निकालनी भी आनी चाहिए। यदि डायरेक्शन आएगी तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इस चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक है। एक तो आता है बायो-सावर्ट लॉ और एक आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ में 3 एप्लीकेशन है, ऐसे एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इन 3 और 3 6 एप्लीकेशंस में से एक आधी एप्लीकेशन बोर्ड में भी टपक जाती है और एक आधा क्वेश्चन जो है वो निट में और आईआईटी में भी टपक जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन को ढंग से समझना है कि पहले तो समझेंगे बायो-सावर्ट लॉ है क्या, फिर उसकी तीनों एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बताता है वो चीज़ समझना। अपन ने ये बोला कि जब इस वायर में करंट फ्लो होती है तो इसमें बताया गया कि जब वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसको निकालने का तरीका क्या था कि थंब को तो रखो करंट की डायरेक्शन में, तो जो फिंगर्स होती है वो फिंगर्स बताती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन तो अपन को निकालना आ गई, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना ये कैसे पता चले। तो ये पता लगाने के लिए बायो-सावर्ट साहब आए थे और फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ यानी कि एम्पियर साहब आए थे, ठीक है। तो दोनों ने बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से निकाला जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए। स्ट्रेट वायर के लिए कैसे निकाला जाएगा, रिंग है तो रिंग के सेंटर पे कैसे निकाला जाएगा, यदि रिंग है तो रिंग की एक्सिस पे कैसे निकाला जाएगा। तो ये कई तरह की अपने पास में एप्लीकेशंस निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। इसको समझना, जैसे मान लो मेरे पास में एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इस तरह से एक वायर है, मान लो कैसा भी वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। मुझे पता लगाना है, देखो करंट यदि ऐसे फ्लो हो रही है इस तरह से, तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इधर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। ऐसे तो होल्ड करेंगे तो इधर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, और इधर कैसा है, आउटवर्ड। इधर कैसा रहेगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ठीक है। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में तो पुश किधर करोगे, अंदर की तरफ, तो इधर तो होगा जाएगा अंदर की तरफ, और इधर वाले पॉइंट्स में निकालोगे तो बाहर की तरफ, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। रूल ही अपन काम में लेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, इसलिए वो जो रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स को ढंग से कर लेना तैयार, तभी चैप्टर समझ में आएगा। नहीं तो पता नहीं चलेगा डायरेक्शन को मैं किधर ले गया, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए रूल्स को ढंग से समझना। तो जब आई करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो इधर मैंने एक पॉइंट लिया, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। और मैंने इधर एक पॉइंट लिया, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पे, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। कितना है ये कैसे पता चले। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस वायर में मैंने एक स्मॉल लेंथ ली, ठीक है। दूसरे पेन से ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगी चीज़। इस वायर में मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, इसकी लेंथ मैंने मान ली कितनी है, dl है, dl की डायरेक्शन, dl को मैंने वेक्टर सिंबल दिया है। dl की डायरेक्शन हमेशा वो लेनी है जो करंट की डायरेक्शन होती है। दिमाग में जहन में बिठा लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। dl यानी कि लेंथ की डायरेक्शन हमेशा अपन वो ही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो इसमें dl की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो dl कैसा है, ऊपर की तरफ है। इस स्मॉल पार्ट और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है
उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, आर है, मान लिया आर है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। आर की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ भी आर की डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड, ये किसकी डायरेक्शन है, आर की, ठीक है। डीएल और आर के बीच का जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, इस एंगल को अपन मान लेते हैं कितना है, थीटा, किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में, ठीक है। तो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। फिर से समझना, करंट इसमें आई फ्लो हो रही थी इस पॉइंट पर, इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने एक स्मॉल पार्ट दिया, उस स्मॉल पार्ट की पे जो लेंथ होगी उसकी लेंथ मैंने मान ली डीएल, डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, और इस स्मॉल पार्ट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली आर, और डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब मुझे पता लगाना है कि इस स्मॉल पार्ट के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये बताया था बायो सावर्ट ने। क्या बोला था इसमें, वो चीज़ समझना। मान लो इस स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने डी बी मान लिया, स्मॉल होगा, भी पूरे के कारण यदि मैं बी मानूंगा तो स्मॉल के कारण क्या होगा, डी बी, ठीक है। तो इस स्मॉल पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, समझना, डी बी। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो होगा करंट एलिमेंट के अंदर, किसके, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कौन सा है, इस स्मॉल पार्ट में, डीएल पार्ट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, तो करंट एलिमेंट क्या हो गया, आई डीएल, ठीक है। या तो ये बोल सकते हो आई केवल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर बोलते हो करंट एलिमेंट के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई डीएल, ठीक है। दूसरा डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डीएल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उस थीटा के साइन के, हो जाएगा। तीसरा डीएल और आर के बीच में, यानी कि इस स्मॉल पार्ट के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट के डायरेक्टली है, लेंथ के डायरेक्टली है, थीटा जो बन रहा है उसके साइन के डायरेक्टली है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली है। इन सब को यदि मैं एक साथ में लिखूं तो dB जो है वो डायरेक्टली किसके हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, dB इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है k, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। k जो होता है, इस k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए। तो dB इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला अपने सामने निकल के आता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट जो होता है उसको नाम दिया जाता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, ठीक है। म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, टेस्ला, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये म्यू नॉट की यूनिट निकल के आएगी। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इसकी वैल्यू आती है, जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ये कब है, ये एयर या वैक्यूम की प्रेजेंस में है, ठीक है। और यदि मीडियम आ गया तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के साथ में और क्या आ जाएगा, म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कब है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम है। मीडियम कब, जब इस पॉइंट के बीच में और इस वायर के बीच में कोई मीडियम हो। तो मीडियम हो तो फिर अपने पास में म्यू नॉट के साथ, जैसे एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आता था, एप्सिलॉन आर, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट के साथ में क्या आ जाएगा, म्यू आर, ठीक है। और जो म्यू आर है, इस म्यू आर को अपन क्या नाम दे देंगे, इसको वही नाम देंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। कुछ समझ में आ रही चीज़ें,
जैसे वहाँ पर जो के होता था, वहाँ पे कहाँ पे कुलाम्स लॉ में, कुलाम्स लॉ में क्या होता था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ पे के जो होता था उसको अपन क्या बोलते थे, के होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर के जो होता था, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे के होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको बोलते हैं म्यू नॉट को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम या एयर। और फिर अपन बोलते थे मीडियम के केस में क्या हो जाता था, के की वैल्यू हो जाती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो जाता, तो मीडियम के केस में म्यू नॉट के साथ में म्यू आर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और म्यू आर को अपन बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ रही चीज़। ये तो अपने पास में बायो सावर्ट लॉ का फिलहाल यहाँ तक के फॉर्मूले हो गए। अब इसमें एक चीज़ पूछी जाती है, राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म में देखो यहाँ से फॉर्मूला अपने पास में आया साइन थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा डीएल और आर के बीच में एंगल है। और साइन थीटा को हटाते हैं तो क्या आता है, क्रॉस आता है। लेकिन आर तो ऊपर नहीं है, तो आर ऊपर नहीं है तो पहले तो अपन आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ऊपर है और आर आ जाए अपने पास में। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। हो सकता है ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आर क्यूब हो गया और ऊपर एक आर रह गया। फिर देखो इसको मैं वैसे बोल सकता हूँ डी बी वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ से साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या आएगा, डी एल क्रॉस आर, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। ये बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यदि ये तो स्मॉल पार्ट के कारण आया इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ही मैं स्मॉल पार्ट्स ले लूँगा, सब पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकाल लूँगा। सारी मैग्नेटिक फील्ड सबकी डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड। हर स्मॉल पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आनी है, इनवर्ड। सबको ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने का तरीका अपने पास में क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन डी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये ऐसे कैसे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी बी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पूरे वायर के कारण। समझ में आ रही चीज़। अब अपन इसको काम में लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को काम में लेना है, ठीक है। ये कैसे आए तो मैंने बता दिया। बाकी अपन को क्या करना है, इस फॉर्मूले को काम में लेना है। काम में कैसे लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। आई जो भी अपन स्मॉल पार्ट लेंगे उसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो आई होगी। डीएल जो भी अपन स्मॉल पार्ट लेंगे उस स्मॉल पार्ट की लेंथ होगी। और थीटा कौन सा होगा, ये मेन चीज़ है इस फॉर्मूले के अंदर, केवल थीटा मेन चीज़ है। थीटा कौन सा होगा, डीएल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो थीटा होगा। समझ में आ रही चीज़। डीएल और आर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा होगा। और आर कौन सी होगी, उस स्मॉल पार्ट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर, फिर अपन को इसको अप्लाई करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। म्यू नॉट तो हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई स्मॉल पार्ट में जो करंट फ्लो हो रही है वो, डीएल इस स्मॉल पार्ट की लेंथ, थीटा डीएल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू, और आर स्मॉल पार्ट और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, वो अपना आर हो जाएगा। क्लियर। ये अपना बायो सावर्ट लॉ है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि बायो सावर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिससिमिलरिटीज़ क्या है। दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो सिमिलरिटीज़ और एक डिससिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, एक चीज़ समझो। सिमिलरिटीज़ तो एक तो ये है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ने बोला अपन को पता लगाना है कूलॉम लॉ और बायो सावर्ट लॉ जो बना है
उन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ क्या क्या निकल के आएगी, वो चीज़ें अपन को देखनी है। ठीक है, तो सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं और फिर उसके बाद में डिससिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। अपने पास में ये था, देखो मैं अलग अलग बना देता हूँ। जैसे Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, डिस्टेंस R थी, तो फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल पार्ट है, ये DL लेंथ है, ये पॉइंट है, ये R है, ये एंगल थीटा है, तो DB इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, होता है ऐसा। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन को निकालना एक तो ये है कि इसके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या है। ठीक है, सिमिलरिटीज़ देखो क्या है। फोर्स इन्वर्सली R स्क्वायर है, फर्स्ट फोर्स इन्वर्सली है R स्क्वायर, DB भी इन्वर्सली किसके हैं, R स्क्वायर, फर्स्ट सिमिलरिटी। दूसरा, इसमें भी फोर्स जीरो कब होगा, जब R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। यानी कि दोनों की दोनों क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, लॉन्ग रेंज है, ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज है। ठीक है, थर्ड क्या है, इसके अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करता है, करेगा। ठीक है, ये तीन तो इसके अंदर सिमिलरिटीज़ होती है। ठीक है, अब अपन को ये तो क्या है इसके अंदर, ये तो अपने पास में आई है इसके अंदर सिमिलरिटीज़। अब बात करते हैं डिससिमिलरिटीज़ की। डिससिमिलरिटीज़ क्या है, फर्स्ट, इसमें फोर्स जो लगता है वो किसके बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में। इसमें तो क्या होता है, चार्जेस होता है। ठीक है, और इसमें कौन लगाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, आइडियल। यानी कि इसमें जैसे चार्ज होता है वैसे इसमें क्या होता है, आइडियल होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग लाइन जॉइनिंग है। लेकिन इसमें देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, DL और R जिधर है, जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर, तो इनवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर टू DL एंड R। ठीक है, DL और R जिस प्लेन में है उसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ रही चीज। तो अपना बायो सावर्ट लॉ जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब अपन देखेंगे बायो सावर्ट लॉ की जो 3 एप्लीकेशंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छी सच्ची प्यारी एप्लीकेशंस है। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ अपन लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। एक ये वायर है, करंट फ्लो हो रही है, उससे R डिस्टेंस पे या A डिस्टेंस पे, कितने भी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। समझ में आ रही चीज़, विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, अब कैसे होगा वो चीज़ समझना, अच्छे से समझना, डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मान लो ये एक वायर था, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट सा ही बना है, मान लेंगे अपन स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें I फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, मुझे इसके यहाँ से मान लो इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट P मैंने मान लिया, इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ का फिलहाल वायर है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का है, कोई ना कोई इसकी इंडिविजुअल लेंथ होगी, L मान लो। अब देखो इसने इस पॉइंट से, जो इसका ये वाला पॉइंट है, जो इसका बॉटम वाला पॉइंट है, बन नहीं पा रहा, इस पॉइंट से इस P ने, और जिस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस मैंने मान ली A है। ठीक है, और ये जो एंगल बना है, ये एंगल अपन ने मान लिया φ1 बना है, और इस एंड से जो पॉइंट P से एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल अपन ने मान लिया φ2 है, मान लिया। अब देखो यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को अपन ने मान लिया कौन सा,
ओ पॉइंट मान लिया। अब मुझे तो बायो सावर्ट लॉ लगाना है। बायो सावर्ट लॉ कब काम करता है? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के लिए। तो मैंने क्या किया, इस वायर पर एक डीएल लेंथ का स्मॉल पार्ट ले लिया। कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे ले लिया। यहाँ से इस स्मॉल पार्ट से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपन क्या मानते हैं? आर। बायो सावर्ट लॉ में ये मानते हैं। ये एंगल कितना मानते हैं? ये वाला थीटा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मैंने मान लिया कितना? फाई मान लिया। अब देखो, इस स्मॉल पार्ट में करंट कितनी? आई, लेंथ कितनी? डीएल, एंगल कितना? थीटा, और डिस्टेंस कितनी? आर। तो यदि मैं इस स्मॉल पार्ट के लिए इस पॉइंट पी पर बायो सावर्ट लॉ लगाना चाहूँगा तो बायो सावर्ट लॉ इस स्मॉल पार्ट के अंदर जो स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉर्मूला बनेगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है बायो सावर्ट लॉ का, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये जैसे इस स्मॉल पार्ट के लिए था वैसे और स्मॉल पार्ट्स ले लूँगा, ठीक है। सबके लिए इस पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा और सबको ऐड कर दूँगा, ठीक है। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर तो दे, लेकिन इंटीग्रेशन में पंगा ये आता है कि देखो इसमें वेरिएबल क्या क्या है। इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो एक तो डीएल लेंथ वेरिएबल है वेरिएबल, एक थीटा वेरिएबल है। थीटा देखेंगे तो यहाँ तो कुछ अलग आएगा, यहाँ थीटा कुछ अलग आएगा, यहाँ थीटा 90 रहेगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। इससे थीटा की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यानी डीएल वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, आर को देखो, यहाँ आर अलग आएगा, इसके लिए आर अलग आएगा, इसके लिए आर एक इक्वल होगा, इसके लिए आर अलग होगा, इसके लिए आर अलग होगा। तो आर भी वेरिएबल, यानी कि डीएल वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, आर वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन होगा कैसे? इंटीग्रेशन तो कोई ना कोई एक वेरिएबल ही होना चाहिए। तो फिर इस पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे? वो चीज़ समझना। पहले मैं साइन थीटा को कन्वर्ट करता हूँ। कैसे? थीटा प्लस फाई क्या हो सकता है? थीटा प्लस फाई क्या 90 हो सकता है? भाई थीटा प्लस फाई प्लस 90 क्या होता है? 180। तो थीटा प्लस फाई कितना बचेगा? 180 माइनस 90 यानी कि 90। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या हो सकता है? 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई हो जाएगा। यदि मैं दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस फाई क्या होता है? कोस फाई हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस फाई हो जाएगा कोस फाई। साइन थीटा को कन्वर्ट हो गया फाई के अंदर। अब डीएल और आर भी मुझे फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? एल अपॉन ए यदि मैं करूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टेन फाई। फाई क्या है? इसके लिए क्या है? परपेंडिकुलर एल है और बेस क्या है? ए। तो एल अपॉन ए क्या हो जाएगा? टेन फाई। अपन ये बोलेंगे एल अपॉन ए इक्वस टू टेन फाई। तो यहाँ से एल इक्वस टू क्या आ जाएगा? ए टेन फाई हो जाएगा। इस एल का यदि मैं फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो डी एल अपॉन डी फाई, ए तो कांस्टेंट है और टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल किस में कन्वर्ट हो गया? ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो एक तो साइन थीटा तो कन्वर्ट हुआ किस में? कोस फाई। साइन थीटा कन्वर्ट हो गया। डी एल किस में कन्वर्ट हो गया? डी एल कन्वर्ट हो गया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई में। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है? आर को, क्योंकि डी एल भी फाई में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा भी फाई में कन्वर्ट हो गया। तो आर भी यदि फाई में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। आर को देखो, अपन यूँ बोल सकते हैं क्या कि ए अपॉन आर, ए अपॉन आर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस फाई। अपन बोल सकते हैं कि ए अपॉन आर इक्वल टू क्या हो सकता है? कोस फाई। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन कोस फाई। अरे होगा कि नहीं होगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन कोस फाई। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। कोस फाई का उल्टा क्या होता है? सेक फाई। तो आर भी फाई की टर्म्स में आ गया, साइन थीटा भी फाई के टर्म्स में आ गया, डीएल भी फाई के टर्म्स में आ गया। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सब एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब सारी वैल्यू जो पुट करेंगे डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई ऐसे कैसे? डीएल
डी एल आएगा ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, तो डी एल तो आ गया ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है। और साइन थीटा किस में आएगा, कोस फाइव, साइन थीटा अपने पास में आ गया कोस फाइव, डिवाइड बाई आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, हो गया। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ऐसे कैसे, ठीक है, आई ऐसे कैसे, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव पूरा कैंसिल, ए के से ए के कैंसिल, नीचे ए के बच गया, नीचे ए के बच गया, ठीक है, नीचे वाली तो सारी चीज़ें आ गई। ऊपर क्या बचा, कोस फाइव डी फाइव, कोस फाइव डी फाइव, ठीक है। अब देखो अपन इसको इसमें देखेंगे तो आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है फाइव, तो फाइव के रेस्पेक्ट में अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो एक स्मॉल पार्ट की करंट था, ऐसे ही मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे स्मॉल पार्ट्स लूँगा, तो सबके लिए क्या कर दूंगा, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा आना है, इनवर्ड ही आना है। जितने भी स्मॉल पार्ट लूँगा सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इनवर्ड आएगा, तो सारे ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी पी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कोस फाइव डी फाइव हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, अपन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि ∅1 एंगल से ∅2 एंगल तक, ठीक है। लेकिन यदि मैं ये वाला एंगल ऐसे मेजर कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल ऐसे मेजर हो रहा है, ऐसे, और ये वाला ऐसे मेजर हो रहा है, तो एक एंगल प्लस में लेना पड़ेगा और एक एंगल माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो यहाँ से ही मेजर करेंगे। तो इधर तो मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, इधर मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो मैं कोई सा एक माइनस में ले लूँगा, तो मैं बोल दूंगा -∅1 से लेके +∅2 तक कर दिया, लिमिट लगा दी -∅1 से +∅2। लिमिट्स कैसे हुई, समझ में आई चीज़, कि यहाँ से जब मैं एंगल मेजर करूँगा तो एक तो मुझे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा इसको मेजर करने के लिए, और इसको मेजर करने के लिए मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो एक ही तो डायरेक्शन में एंगल्स मेजर होते हैं, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव ले लो या क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले लिया और एंटी क्लॉक वाला नेगेटिव ले लिया, ठीक है। कैसा भी ले सकता हूँ, उल्टा भी ले सकते हैं। डी बी का इंटीग्रेशन तो हो गया बी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। अंदर रहेगा -∅1 से ∅2 कोस फाइव डी फाइव, कोस फाइव का इंटीग्रेशन कोस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे कोस थीटा का इंटीग्रेशन, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाइव माइनस का ∅1 से ∅2, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, कोस फाइव का इंटीग्रेशन माइनस का साइन फाइव होता है, प्लस का साइन फाइव होता है, प्लस का साइन फाइव होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपने पास में आ गया। अब और देखो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, तो ऐसे कैसे लिमिट्स पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आ गया। लिमिट पुट करेंगे तो साइन ∅2 माइनस का ∅1 हो जाएगा। साइन जो है माइनस को बाहर निकाल देता है तो प्लस में हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये साइन ∅1 प्लस में, साइन ∅2 प्लस में है ही, तो इसका मतलब मैं बोल दूँगा साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला अपने पास में आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, जिसमें ∅1 एंगल जो है वो तो बॉटम से है और ∅2 एंगल जो है वो इसके टॉप से है। तो ∅1 एंगल को अपन को बॉटम से लेना है और ∅2 एंगल को अपन को टॉप से लेना है, ठीक है। तो ये तो अपने पास में डेरिवेशन आती है, इसकी आती है। अब इसमें स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस क्या क्या है वो चीज़ समझना। यदि अपन स्पेशल केसेस की बात करें तो स्पेशल केसेस फर्स्ट ये है कि यदि वायर जो है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वायर यदि इनफाइनाइट लेंथ का हो, वायर यदि इनफाइनाइट लेंथ का होने का मतलब क्या हो गया, ये एंड कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, ये एंड भी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ∅1 जो है वो इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90, ∅2 भी इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90। यानी कि जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ∅1 इक्वल्स टू
φ2 इक्वल टू क्या होगा 90 हो जाएगा। sin 90 प्लस sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ से 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा तो b कितना बचेगा, b बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यदि कुछ भी नहीं दे रखा है ना अपन को वायर के बारे में, यदि स्ट्रेट वायर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है तो उस वायर को हमेशा इनफाइनाइट लेंथ का ही मान के चलना है, याद रखना है। यदि क्वेश्चन के अंदर वायर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है तो वायर को अपन को इनफाइनाइट लेंथ का ही मान के चलना है, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया इनफाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। दूसरा फॉर्मूला सेकंड स्पेशल केस क्या हो सकता है, इफ सेकेंड स्पेशल केस क्या हो सकता है, इफ अपने पास क्या हो सकता है, इफ पॉइंट P लाइज इन बिटवीन ऑफ वायर या इन द सेंटर ऑफ वायर इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ वायर, ठीक है। वायर के सेंटर में ही पॉइंट P लाई कर रहा हूँ, कैसे, जैसे मान लो ये है और ये है, ये a डिस्टेंस है, तो ये वाली एंगल यदि फाई है तो सेंटर में होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, फाई ही होगा, ठीक है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल हो जाएगा। तो φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू फाई, तो sin फाई प्लस sin फाई क्या हो जाएगा, 2 sin फाई, ये 2 टाइम कैंसिल, तो b का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a और साथ में क्या आ जाएगा sin फाई। ये कब है, जब पॉइंट P किसी एक के सेंटर पे लाई करता हो तब, ठीक है। और थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में यदि वायर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो, यानी कि एक एंड तो इसका इन्फिनिटी पे हो और दूसरा एंड ऐसा हो और पॉइंट P जो है वो इस एंड के सामने हो, समझ में आ रही चीज़। तो φ1 तो कितना हो गया, या φ2 मान लो, φ2 कितना हो गया 90 डिग्री और φ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, φ1 जो होगा वो तो हो जाएगा 0 डिग्री और φ2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में वैल्यू पुट कर दो, sin 0 और sin 90, sin 0 0, sin 90 1, तो बचा गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। तो b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ये कब है, जब वायर किसी एक एंड के सामने हो, पॉइंट किसी एक एंड के सामने हो और वायर का दूसरा एंड जो वो इन्फिनिटी पे हो, तो उस केस में अपना फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ये अपने सामने आ जाता है किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है और फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है sin φ1 प्लस sin φ2। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि कुछ भी नहीं दे रखा तो वायर को इनफाइनाइट लेंथ का मानना है और सेमी इनफाइनाइट है, क्योंकि ये इन दो के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो वायर को इनफाइनाइट लेंथ का मानना और फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। ये फॉर्मूला फिर भी याद मत रखो, पर ये और ये फॉर्मूला दो तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये दो ज़्यादा काम में लेंगे अपन, ठीक है। और यदि पॉइंट किसी एक एंड के सामने हो और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे, यानी कि सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर बोला जाता है इसको। यदि सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो फॉर्मूला बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। क्लियर। तो ये तो अपने पास में किसी भी फाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का, सेमी इनफाइनाइट लेंथ का या अलग अलग लेंथ के यदि वायर है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सेकंड एप्लीकेशन यदि अपन देखें बायो सावर्ट लॉ की, कि सेकंड एप्लीकेशन क्या है, उस चीज़ को समझो। मैं तेनू समझा वाकी ना तेरे बाजू लग। अरे पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से हैं बाबुआ, पढ़ाई करत है कि ना करत है, हैं। चलिए, ये तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन और देखते हैं, सिंपल सी है सेकंड, तो कोई खास नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन भी अच्छी है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द
सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है अपने पास में, इस एक मान लो सर्किल है, एक वायर है जिसका सर्किल बनाया गया और उसके सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपन को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। कैसे है वो समझो। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर लूप है ऐसे, ठीक है, बड़ा ही अच्छा बना है और इसमें मान लो करंट आई फ्लो हो रही है और इसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस अपन ने मान ली क्या है, आर है। ठीक है, अपन को ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक टर्न भी हो सकता है और एन टर्न्स भी हो सकते हैं। अपन एक टर्न की बात करते हैं फिलहाल। यदि इसमें एक टर्न है तो इसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले तो डायरेक्शन देखो किधर आएगी, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, आउटवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इसमें, आउटवर्ड बन जाएगा। बायो-सावर्ट लॉ लगाना है तो वो स्मॉल पार्ट लेंगे अपन, तो मैंने एक स्मॉल पार्ट यहाँ मान लिया इसमें डीएल लेंथ का मान लिया। इस स्मॉल पार्ट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, जिधर करंट उधर ही डायरेक्शन हो जाएगी और इसकी इससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, आर, और आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। ठीक है, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री। अब इस स्मॉल पार्ट के लिए यदि मैं बायो-सावर्ट लॉ लगाऊंगा तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलेगा, डी बी इक्वल्स टू वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा कितना है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो साइन 90 और डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से साइन 90 के लिए 1, तो डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा और साथ में क्या रहेगा, डी एल। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन 90 हो गया, तो ये क्या रह गया, बच गया डी एल। ठीक है, ये तो एक स्मॉल पार्ट के कारण है। ऐसे अपन बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स ले लेंगे, स्मॉल पार्ट्स का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल। ठीक है, डी बी का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, बी, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल। मेन फॉर्मूला तो ये है देखो। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। यदि हाफ रिंग होगी तो हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4 होगी तो 3/4 की पुट कर देंगे, पूरी कंप्लीट होगी तो पूरी कंप्लीट की पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अपने पास में क्या है, पूरी कंप्लीट है, तो डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस सारे ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आएगी, इसकी लेंथ, सरकमफेरेंस के। सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, 2 पाई आर। तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर से ये 2 टाइम पाई कैंसिल, आर कैंसिल, नीचे क्या बचा, 2r बच गया। तो b का जो फॉर्मूला आएगा वो b का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये अपने पास में आता है किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ये तब है जिसमें एक ही टर्न है वायर का। यदि वायर का n टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। तो फॉर n टर्न्स, फॉर कैपिटल N टर्न्स, b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। ठीक है, तो n टर्न्स हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2r। क्लियर है। तो ये अपने पास में सर्कुलर रिंग के कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए लाइट आ चुकी है, अब देखते हैं इसको आगे क्या है इसके अंदर। b का फॉर्मूला अपने पास ये आ गया म्यू नॉट ni अपॉन 2r। ये तब है जब ये रिंग पूरी कंप्लीट थी। ठीक है, अब मान लो रिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होके मैं ये मान लूँ कि ये रिंग इतनी ही थी, ऐसे हाफ। ठीक है, जिसको अपन हाफ रिंग बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, वो इसमें मान लो करंट आई फ्लो हो रही थी ऐसे, और सेंटर पे अपन को निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये इसके स्पेशल केसेज है, इसकी रेडियस वही क्या है, आर है, तो इसको अपन मान लेते हैं ये क्या है, स्पेशल केसेज। ठीक है, नंबर 1 क्या है, फॉर हाफ रिंग। ठीक है, यदि रिंग हाफ होगी तो क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है, मेन फॉर्मूला अपना ये था, यहाँ तक तो सेम ही चलता है, इसमें भी काम। ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल में क्या आ जाता है, 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा पाई आर। तो यहाँ से b जो होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर।
पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो कंप्लीट के लिए नीचे 2r आया था, तो हाफ के लिए नीचे क्या आ गया 4r आ गया, यानी कि हाफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मान लो इतना भी नहीं हो गया इतना हो, ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस मैंने मान लिया कि रिंग ऐसी हो, कैसी समझना, ऐसी हो, ऐसी रिंग हो इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की सी। तो यदि ऐसी रिंग हो तो क्या होगा, यानी कि थर्ड फोर्थ रिंग हो, तो थर्ड फोर्थ रिंग हो तो वही करंट तो इसमें वही फ्लो हो रही है आई, रेडियस वही है इसकी आर, ठीक है, करंट वही है आई, रेडियस वही है आर, अपन को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है सेंटर पे। तो बी इक्वल्स टू वही म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, वी पूरे का 2 पाई और पूरे का कितना होता है 2 पाई आर, हाफ का कितना होगा पाई आर, और उसका ये थर्ड फोर्थ रिंग है तो पूरी की थर्ड फोर्थ हो जाएगा, तो कंप्लीट कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का क्या पार्ट है 3/4 पार्ट है 3/4 पार्ट। अब इसको आगे सोल्व कर लो, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 3 म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 टाइम कैंसिल, ये क्या बचेगा नीचे 8r बच जाएगा, अरे बचेगा नहीं बचेगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, नीचे 1r बचा और 4 और है, ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8r, तो नीचे तो 8r और ऊपर क्या बच गया है 3, तो इस केस में कितना आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। और देखो यदि रिंग जो है वो ऐसी हो, ऐसी इतनी हो, ठीक है, करंट वही आई फ्लो हो रही है, वही रेडियस इसकी आर है, अपन को बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ में आ रही चीज़। तो इस केस में भी अपन क्या बोलेंगे, इस केस में अपन बोलेंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन वही 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर का भी क्या पार्ट है 1/4 पार्ट है, तो 2 पाई आर का कितना पार्ट है 1/4 पार्ट है। वैसे तो मैं सीधा बोल सकता हूँ पाई आर बाई 2, फिर भी अपन ने इसे लिख दिया। अब आगे सोल्व कर लो, 2 पाई आर से 2 टाइम कैंसिल, ठीक है, बचेगा 2r और नीचे क्या हो जाएगा 8r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये कब होगा, जब रिंग कितनी है अपनी 1/4 है। अब देखो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकाल लें अपन। जनरल फॉर्मूला कैसे, जनरल फॉर्मूला ऐसे कि मान लो रिंग कितनी भी हो, ये रिंग है, इसने सेंटर पे दोनों एंड्स ने जो एंगल बनाए हैं वो मान लो अल्फा बनाए हैं, ये रेडियस r है, ये लेंथ इसकी dl है, ठीक है ऐसा। अब देखो यहाँ से इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ वो चीज़ समझना। मेन फॉर्मूला अपना ये बनेगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पूरे के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम है ही, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन डीएल बता रहा है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आर का अपॉन रेडियस, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, यानी कि आर अल्फा, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ आर अल्फा बोल सकते हैं। तो आर से तो एक आर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन नीचे क्या बचेगा 4 पाई आर बच गया, और यहाँ क्या बच गया अल्फा। ये अपना एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब अल्फा क्या है, अल्फा दोनों एंड्स को मिलाने पे सेंटर पे मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल है सबटेंडेड बाय एंगल, एंगल मेड बाय कॉर्नर्स एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो इसमें यदि अपन बात करेंगे तो अल्फा कितना होगा 360 डिग्री, पूरा एंगल कितना बन रहा है 360, तो 360 पुट कर दो इसमें, 360 का मतलब 2 पाई पुट करेंगे तो 2 से 2 पाई से 2 टाइम कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 2r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, देखो यही फॉर्मूला बनाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसके लिए अल्फा कितना है 180 डिग्री, यानी कि पाई बन रहा है पाई, तो यहाँ यदि मैं पाई पुट कर दूंगा तो पाई से पाई कैंसिल, बचेगा क्या म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो देखो यही बन रहा है क्या म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इसमें देखो क्या बनेगा, इसमें कितना बनेगा 270, यानी कि 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे अल्फा के लिए, तो 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। इसमें देख लो, इसमें देखेंगे तो अल्फा कितना है 90 डिग्री, 90 मतलब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल, और ये 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। समझ में आ रही चीज़। तो इसका मतलब ये अपना एक जनरल फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, दोनों कॉर्नर्स ने सेंटर पर जितना एंगल बनाया है वो क्या है अपना अल्फा है,
तो वो अपना अल्फा हो गया। तो अब यहाँ से अपने पास में ये निकल के आ गया कि ये फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट, ये जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा, यही फॉर्मूला अपने काम में आएगा। ये फिर भी इतना नहीं काम में आएगा जितना अपना ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये अपने पास में सेकंड इसकी एप्लीकेशन हो गई बायो-सावर्ट लॉ की। फर्स्ट अपन ने स्ट्रेट वायर की देख ली और सेकंड अपन ने ये सर्कुलर रिंग के लिए देख ली। अब देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उससे अपनी और क्लैरिटी आएगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अभी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो चीज़ समझना, क्लैरिटी आएगी चीज़ों के अंदर। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें वायर भी है और रिंग भी है, दोनों चीज़ है। तो फिर अपन को इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेटा दे रखे हैं तो वैल्यू निकाल लेंगे, और डेटा नहीं दे रखे तो अपन फॉर्मूले निकाल लेंगे कि फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को देखनी है, तो अब इसको समझना इसमें क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कुछ इस टाइप का सा। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ समझना, उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने देखा था कि वायर के कारण ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना था बी इक्वल्स टू, वो क्या बना था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये बना था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही बना था फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको एक चीज़ समझना, यदि पॉइंट जो है वो वायर के ऊपर ही आ जाए या वायर के किसी एक्सिस पर आ जाए, जैसे वायर के एक्सिस पर ही आ गया, यहाँ तक वायर था अपना, ये ए पॉइंट मान लो वायर का, ये बी पॉइंट मान लो, और पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये चीज़ अपन को देखनी है। यदि पॉइंट इसी पर आ गया, वायर के ऊपर ही आ गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो इस वायर के इधर बनता है और इधर बनता है, इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। यानी कि वायर की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखना है। इस वायर की एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे ले लो, वायर के ऊपर ले लो या वायर को लेंथ के अलोंग किसी भी पॉइंट पे ले लो, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। बस इसी चीज़ को काम में लेते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखना यहाँ से क्वेश्चन अपने सामने क्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो चीज़ समझना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, एक इस तरह से अपने पास अरेंजमेंट है, ऐसा ऐसा, ठीक है, करंट इसमें आई ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, और अपन को फाइंड आउट ये करना है। तो इसका सेंटर जो है ये वाला, इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं आर है। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रही चीज़? यानी कि एक तो सेमी सर्कुलर रिंग है और दो वायर है। ये वायर कैसे हैं, वायर को यदि देखें तो वायर कैसे हो गई, कुछ भी नहीं दे रखा। तो मैंने बोला था वायर को इनफाइनाइट लेंथ का मानना है, लेकिन ये वाला एंड तो फिक्स है इसका, तो इसका मतलब दूसरा एंड कैसा हो गया, इसका इनफाइनाइट लेंथ पे है। नहीं भी दे रखा तो भी अपन क्या मानेंगे, दूसरा एंड, यानी कि वायर कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, जिसका एक एंड तो फिक्स है और दूसरा एंड कहाँ है, इन्फिनिटी पे जाके है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वायर, अब इसके तीन पार्ट हो गए, एक तो ये वायर हो गया, एक ये रिंग हो गई सेमी सर्कुलर, और एक ये वायर हो गया, तीन पार्ट हो गए। तीनों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं क्या, देखो ये वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, सोचो, जीरो बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये वायर की एक्सिस पे ही तो है पॉइंट, ऐसे इस वायर की भी एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो अभी मैंने बोला एक्सिस पे यदि पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाते हैं, जीरो। यानी कि ये वायर और ये वायर मिल गए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले हैं, जीरो। बनाएगा कौन, केवल ये वाला, ये वाली सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग कितनी बनाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये चीज़ तो अपन पहले भी देख चुके हैं, यानी कि ये सेमी सर्कुलर रिंग कितने बना देगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। समझ में आ गई चीज़। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इस चीज़ को समझना। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इस टाइप का सा, ठीक है, वही सेमी सर्कुलर रिंग है, इधर वायर लगा दिया, इधर वायर लगा दिया, ठीक है, करंट ऐसे आ रही है, इस तरह से आई, ठीक है, और अपन को पता लगाना है वही इसका सेंटर है। इस सेंटर पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी रेडियस अपन ने मान ली क्या, r मान ली। अब देखो क्या होगा, बताओ।
ये वायर क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बनाएगा। क्यों बनाएगा? कैसा वायर है ये? सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसका एक एंड तो फिक्स है और दूसरा एंड कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। और पॉइंट जो है ये भी समझो, पॉइंट किसी एक एंड के सामने है। तो पॉइंट जब किसी एक एंड के सामने होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? इसको मैंने B1 मान लिया, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अपन ने निकाला था फॉर्मूला, जब पॉइंट किसी एक एंड के सामने होता है तो फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ऐसे इसके लिए भी तो एक एंड के सामने ही है, तो इसके लिए मैं मान लूँगा B3, ये भी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और ये कैसी है? सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अपन क्या बोलेंगे? B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखो, B1 की डायरेक्शन कैसी होगी? मैं वायर को ऐसे रखूँगा, थंब को तो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, और पॉइंट फिंगर्स को किधर ले जाऊँगा? पॉइंट की तरफ। पॉइंट की तरफ जा रहा है तो धक्का किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। या फिर ऐसे पकड़ लो, इधर वाले पॉइंट्स पर मेरी फोर्स लाइन किधर जा रही है? मेरी फिंगर्स किधर जा रही है? अंदर की तरफ। यानी कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर इनसाइड यानी कि क्रॉस। ये वाला इसमें भी देख लो, इसमें देखेंगे तो भी कैसा बन रहा है? परपेंडिकुलर इनसाइड यानी कि कैसा बन रहा है? क्रॉस। इसमें देखेंगे तो इसमें करंट ऐसे जा रही है, या ऐसे पकड़ लो तो कैसा बन रहा है? परपेंडिकुलर इनसाइड यानी कि क्रॉस। इसका मतलब तीनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B1 तो कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। B2 कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। और B3 कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब इसको आगे सॉल्व करना है, अपन आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना बचेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो क्या बचेगा? 4 आर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन पाई प्लस ये पूरा कॉमन आ ही गया 1 प्लस ये क्या बचा? 1 अपॉन पाई बच गया। तो B इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 2 अपॉन पाई प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास में आंसर आ सकता है, ऑप्शन में अपन को ये सा मिल सकता है। ठीक है, और बहुत सारे वेरिएंट के क्वेश्चंस है, और देखो और क्या है क्वेश्चंस के अंदर, और देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन अपन को पता होने चाहिए कि किस तरह से करने हैं, कब तो जीरो होगा, कब वायर के कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे और रिंग का कौन सा फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, आप समझो। जैसे एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं कॉम्बिनेशन का, उसको समझना उसमें क्या है। जैसे मान लो ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, वायर ऐसे आया और ऐसे गया, समझ में आ रही चीज़, वो इसका सेंटर हो गया। यहाँ अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट वही आई फ्लो हो रही है और इसकी रेडियस वही है आर। ठीक है, तो कैसा वायर हो गया? वही कुछ भी नहीं दे रखा, तो सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। एक एंड तो अपन को पता है यहाँ जुड़ रहा है और दूसरा एंड कहाँ हो गया? इन्फिनिटी पे। तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये डिस्टेंस कितनी है? आर ही तो है। इसके कारण कितना हो जाएगा? B2 मान लो, सेमी सर्कल रिंग है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। इसके कारण कितना हो जाएगा? वो सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है। B3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अरे समझ में तो आ रही चीज़ें, फास्ट तो नहीं चल रहा चीज़ों को। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए अपन फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डिस्टेंस कितनी है? आर। ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट ये किसी एक एंड के सामने पॉइंट है। तो स्पेशल केस में पढ़ा था, जब वायर के किसी एक एंड के सामने पॉइंट हो और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे हो तो फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या थी यहाँ पे? डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस कितनी है? इसकी रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो इनकी डायरेक्शंस देखो। इसके लिए बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ट, यानी कि B1 तो कैसा आएगा? क्रॉस। इसके लिए बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे आएगी? इनवर्ट। B2 भी कैसा आएगा? क्रॉस। इसके लिए बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे आएगी? आउटवर्ड, यानी कि B3 कैसा आएगा? डॉट। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? B1 प्लस B2 माइनस B3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करता हूँ, और कुछ नहीं करना। B1 तो कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस B2 कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस B3 कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये से ये कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये अपने पास में नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन के आएगा। समझ में आ रही चीज़? ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कॉम्बिनेशन के।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कॉम्बिनेशन के। जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे एक रिंग है इस टाइप की से, ठीक है, ये मान लो इसकी सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर लाइन हो गई, यहाँ से एक वायर आया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, और यहाँ से एक वायर निकल गया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही थी। इसका भी रेजिस्टेंस आर था, इसका भी रेजिस्टेंस आर था, ये भी आर रेजिस्टेंस, ये भी आर रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसकी रेडियस अपन ने मान ली ए, रेजिस्टेंस आर माना है, ये आर क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, आर। इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसकी भी रेडियस ए है। तो मुझे पता लगाना है कि सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। वही देखो क्या क्या चीज़ें हैं, करंट आई है, रेजिस्टेंस दोनों तरफ सेम होते हैं तो करंट हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इधर कितनी जाएगी, I/2, इधर भी कितनी जाएगी, I/2, चली गई। अब देखो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है और ये बना सकता है, 4 कंपोनेंट है। ये कितना बनाएगा, पॉइंट कहाँ है, सेंटर इसकी लाइन पर ही तो है, यानी कि इसकी एक्सिस पर ही तो है, यानी कि ये तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला है, 0। ये कितना बनाएगा, हाफ रिंग है तो B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 I/2 अपॉन 2πa। सॉरी क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, μ0 I/2, μ0 I अपॉन क्या होता है 4R, तो μ0 I/2 करंट तो कितनी है इसमें I/2, और 4 और R कितनी है, रेडियस कितनी है a, हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करेंगे, इसके लिए बोलेंगे B3 क्या हो जाएगा, वही μ0 I/2 अपॉन 4a, सेमी सर्कुलर रिंग है। और इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए B4 कितना हो जाएगा, एक्सिस पर है तो कितना हो जाएगा, 0। अब देखो डायरेक्शन कितनी होगी, B1 B4 की तो डायरेक्शन कुछ है नहीं, B2 की डायरेक्शन किधर होगी, B2 में करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि B2 तो कैसा है, क्रॉस। B3 कैसा होगा, B3 में करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो थंब कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ, तो क्या आएगा, डॉट, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, इसमें तो थंब को करंट की डायरेक्शन रखेंगे तो ऐसे जाएगा, और इसमें थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो कैसा आएगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो दोनों इनवर्ड और आउटवर्ड है, तो अपन बोलेंगे नेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, B2 माइनस B3, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस करेंगे तो नेट कितना बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि इस कंडीशन में सेंटर पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी है, 0 निकल के आनी है। समझ में आ रही चीज़, कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी एक थर्ड एप्लीकेशन और कर लेंगे, उसके बाद में इस पे जो क्वेश्चंस बच रहे होंगे उन क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेंगे। तो अपना बायो सावर्ट लॉ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट सा होने वाला है, कल इस बायो सावर्ट लॉ भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में एम्पियर सर्किट ले लेंगे। तो चैप्टर अपना स्टार्ट हो चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, कोई डाउट है तो पूछते रहो, और चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब चाहे करो चाहे मत करो, लेकिन शेयर करो, ताकि जो नीडी स्टूडेंट है ना, कम से कम वो तो अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। जिसको वास्तव में ज़रूरत है, जो पैसे पे नहीं कर सकता है अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अच्छे स्कूल्स के अंदर, वो पैसे पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको यदि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा मटेरियल मिल रहा है तो वो भी एक तरह से तुम्हारी तरफ से हेल्प ही होगी। यदि तुम किसी को मैक्सिमम शेयर करते हो ना, और किसी ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच गया जिसको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है, जो वास्तव में ढूंढ रहा था कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सिलेबस चल रहा है तो मैं पढ़ लूँ क्योंकि मैं पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के पास में पहुंच गया, तो ये भी तुम्हारे लिए मान लो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि तुमने एक ऐसे स्टूडेंट की हेल्प कर दी जो आगे चल के, या जो मान लो तुम्हें ही दुआएं देगा कि वास्तव में उस स्टूडेंट ने मुझे बताई चीज़ कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मिल गए, मैं पढ़ाई कर ली, मेरे अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब चाहे करवाओ चाहे मत करवाओ, लेकिन शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे और इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर सको तो करो, बाकी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।